हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को आगे दोस्तों हम लोग रिज्यूम करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। आज के लेक्चर में ना ईशा हम ये सीखेंगे कि जो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। मतलब कोई तो ऐसा पर्सन होगा ना ईशा जिसने सोचा होगा कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ एसोसिएटेड तीन चीज़ें हैं: मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। इंसान यानी कि जब से इस पृथ्वी पर है तब से उसके पास सोचने समझने की क्षमता है। तब से वो, कोई भी इंसान हो, वो वेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, आपस में इंटरेक्ट करते थे, बातचीत करते थे, उनके कुछ इमोशंस जो हैं वो उत्पन्न होते थे। ये तो इंसान शुरू से कर रहा था, लेकिन इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स, अ डार्क रूम के एकदम से कोई थॉट्स क्लिक हो रहे हैं, एकदम से इंसान कुछ सोच रहा है, किसी की बातों को फील कर रहा है, किसी की बातों से पर्सन कोई दुखी हो जा रहा है। एक लड़की के एक सेम टाइम पे बड़े सारे प्रकार के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो इंसान यानी कि अपने बिहेवियर को, इमोशंस को, बर्ताव बर्ताव को, स्वभाव को, और जो भी उसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, इंसान उसे लेता चल रहा था और रैंडमली रिएक्ट करता चल रहा था। लेकिन इस चीज में, ह्यूमन के इस बिहेवियर में और ह्यूमन की साइकोलॉजी में एक ब्रेक लगा, जब साइकोलॉजी एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसे विज्ञान की तरह इमर्ज होकर आया। ये एक ऐसी फील्ड इमर्ज होकर आई जहां पर ह्यूमंस के इमोशंस को, बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी को एक सिस्टमैटिक दिशा दी गई कुछ लोगों के द्वारा। और इस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ईशा पूरा करने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड तरीके से एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी सेटअप करी गई थी दुनिया के कोने में। वो अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे आगे। तो जैसा कि अभी तक हम लेक्चर में ईशा डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि स्टडी करती है तीन चीज़ों को: पर्सन के बिहेवियर को, एक्सपीरियंसेस को, और उसके मेंटल प्रोसेसेस को। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसा डोमेन है जो कि ये समझने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि बेसिकली जो हमारा माइंड है वो काम कैसे करता है। अब तो ईशा इतना समझ गए होगे ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ईशा, ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है या फिर वो एक इनटेंजिबल एंटिटी है? ब्रेन फिजिकल है और माइंड, हम्म, माइंड फिजिकल नहीं है ना। तो साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, या साइकोलॉजिस्ट हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा माइंड जो है वो फंक्शन करता है, और कैसे अलग अलग जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनकी वजह से अलग अलग बिहेवियर जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। आपको याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फेशियल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, है ना। इंसान बड़ी सारी तरह की शक्लें बनाता है। मेंटल प्रोसेसेस जो कि या तो उसको कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस जो है एक्सटर्नल मिलते हैं, या पर्सन स्टोरी मेकिंग करते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, अब इसके आगे की बात करते हैं। ईशा ध्यान से समझना अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, जब भी हम किसी भी एक ले पर्सन या यानी कि कॉमन पर्सन को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उनको ना, उनके बिहेवियर को जब भी इंटरप्रेट करते हैं, तो जब भी हम उनके बिहेवियर को या उनके एक्सपीरियंसेस को ईशा इंटरप्रेट जब भी करने की कोशिश करते हैं ना, किसी की भी हम स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है उनका स्वभाव उनके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर आया है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ना एक तरीके से जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें अपनी बायसनेस जो है वो सामने लेकर आते हैं, ठीक है। इंसानों के, लेमैन पर्सन के ऑब्जर्व करने का तरीका किसी अनदर लेमैन पर्सन को, ध्यान से समझना ईशा मैं क्या कह रहा हूं। एक आम व्यक्ति जब दूसरे आम व्यक्ति को ऑब्जर्व करता है तो उसे लगता है यार वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो सामने वाले को 2 मिनट में समझ जाता हूं, मेरी तो साइकोलॉजी ऐसी है, मैं किसी के भी साइकोलॉजी को 2 मिनट में कैच कर लेता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया
बिना डिग्री के ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और ऐसी चीज क्लेम करना, ये क्या कहलाता है कि पर्सन क्या है? स्यूडो साइकोलॉजिस्ट। याद है? अब जैसे एक लेमैन है, कॉमन पर्सन है, अगर वो इस लायन को और इसके बच्चे को देखे तो यहां से ये वाली जो इमेज है, इमेज ए, आपको देखकर ईशा क्या लग रहा है? भाई कितनी बेकार लाइनेस है, कैसी माँ है, अपने बच्चे को चबा गई, अपने बच्चे को खा गई। लेकिन अगर आप ध्यान से आगे से जाकर इसके माउथ और इसके फेस की तरफ देखो तो ये एक माँ का, एक शेरनी का अपने बच्चे को कैरी करने का, पकड़ने का, अपने साथ लेकर जाने का, उसको नोटोरियस हरकतें करने से रोकने का एक तरीका है कि ऐसे ही उठाएगी शेरनी अपने बच्चे को। राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक नजरिए से किसी भी चीज को देखकर उसको मीनिंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बायसनेस जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती है जब हम दुनियादारी में दूसरों के बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश जब भी करते हैं तो हमेशा हम अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू एक तो ले आते हैं और अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन ले आते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी इंटरप्रिटेशन से जुड़ा होता है और हम दूसरों के बिहेवियर को और उनके एक्सपीरियंसेस को अपने अकॉर्डिंग मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, जैसा दुनियादारी ने हमें सिखाया होता है, जैसा दुनिया का इन्फ्लुएंस जो होता है बचपन से लेकर जब तक हमारी मेंटेलिटी पक्की नहीं हो जाती है तब तक ये दुनियादारी का जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहता है, हम उसी के बेसिस पर फिर पूरी जिंदगी अलग अलग लोगों को, अलग अलग चीजों को खुद एक मीनिंग देते रहते हैं अपने मन से। जैसे यहां पर मैंने एक मुसलमान औरत की तस्वीर लगाई है, ठीक है? ये औरत बड़े ही पाक तरीके से, बड़े ही शुद्ध तरीके से कुरान शरीफ का पाठ कर रही है, ठीक है? कुछ ना कुछ दुआ वगैरह कर रही है अपनी अल्लाह से, कुरान शरीफ का पाठ पढ़कर, जो कि इनके हाथ में किताब है। अब इनको देखते हुए, इनके लिबास को देखते हुए कैसा लगेगा हमेशा? हम क्या कहेंगे? क्या मैं इनको एक रिलीजियस लेडी कह सकता हूं? है ना? एक रिलीजियस लेडी में कह सकता हूं इनको। अब इसको देखकर क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो लेडी है, ये जो लड़की है, बंदी है आपकी स्क्रीन के सामने, ये बहुत बड़ी एक स्पोर्ट्स पर्सन होगी, ओलंपिक्स में ये अपने देश को गोल्ड जिताएगी, ये बहुत अच्छा एरोबिक्स और कार्डियो करती होगी? नहीं ना? ये इमेज देखकर तो नहीं कह सकते ना? अब क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पर्सन जैसा हमें दिखता है उसकी वेशभूषा के अनुसार, वेशभूषा मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस के अनुसार, उसकी हरकतों के अनुसार हम उसको ना एक मीनिंग देने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब इससे दिक्कत क्या होती है? जैसे आगे चलकर हम साइकोलॉजी में समझेंगे, बहुत सारे लोग, जैसे हम जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैं आपको अक्सर बताते रहा हूं ना ईशा, लोगों के चेहरों के पीछे लोगों ने अपने चेहरों के आगे नकाब लगा रखे होते हैं। ओरिजिनल चेहरा उनका कोई और होता है ना? अब रिलीजियस पर्सन हमेशा एथिकल होगा या होगी या अच्छा काम भी करेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमने पास्ट में, जब आपको याद होगा, इंटरनल इंडियन सोसाइटी की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको आसाराम बापू और बाबा राम रहीम के बारे में बताया था, याद है? अब वो भी तो जनता की नज़रों के सामने इतना ज़्यादा भक्ति वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन अल्टीमेटली निकले क्या? वो रेपिस्ट, है ना? अनएथिकल लोग जिनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, जिनकी आत्मा ने उनको कभी गवाही नहीं दी गलत या सही काम करने के लिए, है ना? लेकिन हम किसी को फर्स्ट इंस्टेंस में हमें लगता है जो हमने सोच लिया, जैसा पर्सन को जज कर लिया वही ठीक है, मैंने जो ओपिनियन बनाया है सामने वाले पर्सन के बारे में, सामने वाली चीज़ के बारे में, वही ठीक है, और हम अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते हैं। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी इंटरप्रिटेशन दूसरों के बिहेवियर या एक्सपीरियंसेस को लेकर उत्पन्न कैसे होती है?
क्योंकि दुनियादारी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बचपन से लेकर ऐसा होता है कि हमें यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंस होता है वो जानते हो ईशा क्या है? वो है वो है सोशलाइजेशन का इन्फ्लुएंस। जिस तरीके से हम पले बड़े होते हैं, जिस प्रकार की बातें हमारे घर पर चल रही होती हैं, हमें जैसा सिखाया जाता है, और इसके साथ साथ हमारे जीवन के ऊपर एक मीडिया का इन्फ्लुएंस, पिक्चरों में जैसा पोर्ट्रे करा जाता है, कैसी भी चीज़ों को पोर्ट्रे करा जाता है, उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दोस्तों यहाँ पर और देना चाहूँगा। जैसे अक्सर हर एक जगह पर कोई भी आप वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, हमेशा जब टेररिस्ट की बात होती है तो टारगेटेड ऑडियंस जो है वो एक ही रिलीजन के लोगों को रखा जाता है, दैट इज इस्लामिक पीपल, है ना। लेकिन ईशा, क्या सारे मुसलमान जो व्यक्ति हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं, कि सारे अनएथिकल लोग हैं क्या? मतलब आप क्या ऐसा कह सकते हो क्या इस्लाम इज इक्वल टू अनएथिकल एक्टिविटीज़, या फिर कुरानी शरीफ की जो किताब है या इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं वो हमेशा लोगों को गलत काम करना सिखा रही हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी ये चीज़ लोगों के दिमाग पर हावी कैसे रहती है और लोग इतने ज़्यादा इंटॉलरेंस कैसे हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। तो मैं वही अगेन सेम बात कहूँगा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस, दुनियादारी की चीज़ों का इन्फ्लुएंस बचपन से लेकर जब हम एक गीली मिट्टी के घड़े होते हैं और जब हम पक जाते हैं तब तक जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर चलने लग जाते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी को अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंड में बेस बनाकर बहुत सारी चीज़ों को दुनिया में कलर्स देने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एक बहुत ऐसा व्यक्ति समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, मेरे से बेटर तो कोई सोच ही नहीं सकता, इंसान को कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो ऐसी चीज़ें क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई मैं सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक सूडो साइकोलॉजिस्ट है, नथिंग एल्स। ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस तरह की बायसनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जब वो किसी भी अन्य पर्सन के बिहेवियर को और उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरीकों से। कैसे अलग अलग तरीके क्या होते हैं? साइकोलॉजिस्ट हमेशा ना कोई भी चीज़ें जब एनालाइज करते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड्स और ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। आप दो वर्ड्स समझते हो ईशा? एक वर्ड होता है सब्जेक्टिव और दूसरा वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कम संख्या के पर्सपेक्टिव से समझें या फिर किसी एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर समझें। और ऑब्जेक्टिव चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स, या फिर जब भी कोई चीज़ जो यूनिवर्सल जिसका नंबर है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द जनसंख्या इसके बारे में बात कर रही है, वो एग्री करते हैं लोग, ठीक है, मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ को एग्री करते हैं उसके बेसिस पर जब हम कोई चीज़ बात करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या फिर काफ़ी सारे इंसानों का ओपिनियन मिला हुआ है। लेकिन सब्जेक्टिव जो चीज़ होती है दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सनल इन द फॉर्म ऑफ कोई भी चीज़ जो पर्सनल हो, सिर्फ उस पर्सन से रिलेटेड हो। तो पहले मुझे एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वर्ड में फर्क समझ में आया आपको? क्लियर है? अब साइकोलॉजिस्ट जब भी किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो वो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि डिसेबल्ड है। अभी 2 मिनट के लिए टॉपिक को भूल जाओ, अपने सिर्फ इस एग्जांपल पे फोकस करो। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि ईशा डिसेबल्ड है। अब ऐसे व्यक्ति को हमेशा हर किसी की मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिर चाहे वो पर्सन ABC हो, ये भी इसकी मदद करेगा, इस डिसेबल्ड पर्सन की, है ना। जो XYZ होगा वो भी मदद करेगा। कुछ लोग बोलेंगे ये वर्ड हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, डिसेबल्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, वी शुड यूज डिफरेंटली एबल्ड पर्संस। डिफरेंटली एबल्ड पर्संस वर्ड हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड डिसेबल्ड, है ना। तो हम यानी कि उनके साथ बड़ी सारी सिंपैथी रखेंगे, है ना, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, है ना, उनके साथ विनम्र स्वभाव से बात करेंगे, उनकी मदद करेंगे, यही होगा ना ईशा। लेकिन फिर भी
दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहेंगे अबे हट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मेरा जीवन अगर भगवान की मर्जी से इस व्हील चेयर पर आके अटका है, तो अब ये मेरी विल पावर है कि मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा या होंगी। और हम अब जितनी भी हमारी क्षमता हमारे अंदर बाकी रह गई है, जितना भी हमारा शरीर हमें अलाउ करेगा, जितनी भी हमारी ज़िंदगी के बचे कुछ साल जो हमें अलाउ करेंगे, हम उसमें अपने जीवन का बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और यही वो विल पावर है जो कि कुछ लोगों में होती है। और कुछ डिसेबल्ड या फिर जिसको हम लोग कहें ईशा डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन या फिर रनर्स जो है वो बन जाते हैं। अब ये जो पर्सन्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, एक सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, इन इनके पैर नहीं है यहाँ पर, दे आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। किसी एक हादसे की वजह से या किसी की डिसेबिलिटी की वजह से, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन इनके पैर नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना हौसला खोया नहीं, इन्होंने ये नहीं सोचा जीवन यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है। जो इनसे इनकी जीवन की व्यवस्था के अनुसार जो बेस्ट ये कर सके इन्होंने वहाँ पर करा, और लाइफ इनके लिए अभी भी मीनिंगफुल है। तो वही चीज़ है कि जब साइकोलॉजिस्ट किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अपने दिमाग में सूडो साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक आम आदमी की तरह कोई बायसनेस नहीं रखते हैं। बायसनेस कैसे कि भाई आपने कोई पर्सन देखा, आप उसकी वेशभूषा को देखकर ही सोच रहे हो अरे भाई ये तो एक लड़की है लाचारी बेचारी सी, ये तो सिर्फ पूजा पाठ कर सकती है, नमाज पढ़ सकती है, इसके घर वाले तो उसको कुछ बनने ही नहीं देंगे, इसको तो बिठा कर रख देंगे कॉलेज के बाहर। हम ये इसकी वेशभूषा को देखकर एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं कि ये कोई एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हो सकती है, या फिर ये बहुत एक कोई स्कॉलर लड़की हो सकती है, या फिर ये एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो सकता है ये स्पोर्ट्स पर्सन हो, बहुत अच्छी साइंटिस्ट हो, लेकिन इसने अपने मतलब इसको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता हो, इसको उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, इसको कुरान शरीफ का पाठ करने से जो है मतलब इसका माइंड रिलैक्स होता हो, है ना। ऐसे ही जो बाइसनेस एक कॉमन पर्सन कैरी कर सकता है कि व्हील चेयर पर एक पर्सन देखा, आप सोच रहे हो कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और हमें उससे बिना स्वभाव से बात करनी चाहिए, ऐसा पर्सन जो है हमें उसके अंदर होप जगानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि आप भले ही होपलेस हो, लेकिन उनके पास कुछ ना होते हुए भी उनकी विल पावर आपकी विल पावर से 1000x है, 10x है, 100x है। जहां तक आप पूरे जीवन काल में अगर आप पूरा अपना जीवन बिता लो सारी फैसिलिटीज को मिलने के बावजूद भी, तब भी आप कंप्लेन करते रह जाओ, लेकिन ऐसे पर्सन के लिए लाइफ बहुत मीनिंगफुल है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि दुनिया में कितना गम है लेकिन मेरा कितना कम है। पॉइंट इज आपकी विल पावर अगर आप स्ट्रांग है तो आप अपने जीवन का हर एक लम्हा बहुत ही ज़्यादा वर्थवाइल तरीके से जियोगे। अदरवाइज सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी पर्सन कंप्लेंट ही करता रह जाता है या रह जाती है। तो दूसरे जो हैं लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सपीरियंसिंग पर्सन। एक्सपीरियंसिंग पर्सन का मतलब क्या है, जो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब ऐसे लोगों से आप बात करोगे तो ऐसे लोगों के लिए ये सब सिंपैथी एम्पैथी, और आप इनको सांत्वना देने की कोशिश करो, आप इनकी डिसेबिलिटी के बारे में बात करो, दे डोंट हैव टाइम फॉर सच नैरो माइंडेडनेस थिंकिंग टॉक्स। इनका जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ऐसे रनर्स का, भले ही डिफरेंटली एबल्ड है, लेकिन इनकी जो सब्जेक्टिविटी है और इनका उस सब्जेक्टिविटी की बेसिस पर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इनको कभी ऐसा फील नहीं होता है ऐसे लोगों को कि इन्होंने अपने जीवन से कुछ खोया है। और वहीं पर अगर आप एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखो तो सरकार डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए पॉलिसी बना रही है, हमें समझाया जाता है कि हम उनके साथ एथिकल तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनके लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। सरकार की पॉलिसीज आना अच्छी बात है, हमें ऐसी वैल्यूज मिलना अच्छी बात है। लेकिन हम अगर इसको चीज़ को समझने की कोशिश करें कि सारे डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं उनको जीवन भर किसी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको सारा देना ही पड़ेगा, वो अकेले अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं, तो जो यहाँ तक जो पिक्चर है ना डिफरेंटली एबल्ड लोगों की, वो ऐसे लोग लाकर अपने जीवन काल में लोगों को बदलते हुए दिखा देते हैं कि भाई ये सिर्फ एक तुम्हारा भ्रम है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक मेंटल ब्लॉक है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब इंडियन ट्रेडिशन में शुरू से हमारे अगर भारत की आप परंपरा को देखो, हम लोग ना
अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से बड़ी सारी फिलोसफिकल वर्क्स भी ये समझाते हैं भारत के अंदर, जो कि पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों ने लिखे थे। उनका ये कहना है कि अगर हमें अपनी अवेयरनेस को जानना है, अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को समझना है, साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की एनालिसिस और इसके साथ साथ सेल्फ नॉलेज के अंदर एंगेज हो। हम टाइम निकाल के इत्मीनान से, जिसको ईशा हम लोग कहते हैं ना कि भाई दूसरों से बातें बहुत कर ली, दूसरों से सिंपैथी बहुत ले ली, दूसरों को अपने रोना गाना बहुत सुना लिया, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एस मी टाइम, मेरा खुद का समय, अपने साथ बिताया हुआ वक्त, जहां पर आपके पास कोई सेल फोन नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कमरे में आप अकेले जो है वो बैठे हुए हो, एंड यू आर यूजिंग द पावर ऑफ डूइंग नथिंग। यानी कि आप जो है यूज कर रहे हो अपनी पावर ऑफ डूइंग नथिंग, कि मैंने कुछ भी नहीं करना, अपने कमरे में इत्मीनान से बैठना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं, आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं और आपकी जो थिंकिंग पावर होती है, आपके अंदर से बड़ी सारी आवाज़ें निकलती हैं, जिसको आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का नाम दे सकते हो, या फिर एनालिसिस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का नाम दे सकते हो, सेल्फ नॉलेज का नाम दे सकते हो, और बहुत सारे लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं, ईशा आपने एक वर्ड सुना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना। इससे क्या होगा, आपको अपने पूरे दिनचर्या में आपने किसके साथ कितना अच्छा करा, किसके साथ कितना बुरा करा, आप अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे हो, कहाँ आप प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो, क्या कमी रह रही है आपके एफर्ट्स में, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और हो सकता है कि आप में गिल्ट भरी भावना भी सामने आए, आप अपने आप को कोसो, भाई हम क्या कर रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये सही नहीं कर रहा मैं अपने साथ, ये चीज़ मैं बिल्कुल अच्छी नहीं कर रही अपने साथ, मेरे पास वक्त बहुत कम है प्रिपरेशन करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और मैं फालतू लोगों में अपना टाइम खोटी कर रहा हूँ और बर्बाद कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हो, तो पुराने समय से, प्राचीन भारत के इतिहास से, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन का ये मानना है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है अपने आप को साइकोलॉजिकल लेवल पर समझने के लिए। इसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साइकोलॉजिस्ट खुद बनो और अपने माइंड के डीप लेवल्स पर जाकर अपने बारे में सोचो कि आप जो अपने जीवन में हर एक सेकंड जो बिता रहे हो, इज़ इट वर्थ इट, क्या ये आप सही कर रहे हो अपने साथ या गलत कर रहे हो। आपको आवाज़ सही और गलत की खुद मिलेगी, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर एक जो मॉरल इंडिकेटर, एक मॉरल पैरामीटर होता है ना, सही और गलत की आवाज़ अंदर से उत्पन्न करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सन की कंसाइंस। ये एक तरीके से आपके मॉरल वैल्यूज़ का, आपकी मोरालिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, जो कि आपको राइट और रॉन्ग की आवाज़ देता है आपके मन के अंदर से। अब भारत की ये फिलॉसफी की ये वाली बात, और भारत के प्राचीन भारत में जो भी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की एनालिसिस करना, ये वाली जो एक्सरसाइज और ये वाली जो प्रक्रिया थी, इसको बड़े सारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी माना, और वो भी फिर ह्यूमन बिहेवियर और इंसानों के एक्सपीरियंसेस को, और एक्सपीरियंसेस के असर क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर, इसको समझने के लिए उन्होंने भी इंडिया के इस ट्रेडिशन को बोरो करा, इंडिया की इस फिलोसफिकल चीज़ों को बोरो करा कि यस, अपने आप से बात करना, अपने साथ मी टाइम गुजारना, कमरे में अकेला बैठना विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, without calling anyone, without messaging anyone, without looking at screens, power of doing nothing is the best thing। अपने माइंड के डीपर लेवल्स पर जाकर अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और अपनी कंसाइंस को जगाने के लिए कि वो आपको आवाज़ दे दैट यू आर डूइंग दिस थिंग राइट, यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग, ताकि समय निकल जाने से पहले आप सही ट्रैक पर आ जाओ।
उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब भी वो किसी पर्सन के बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेसेस को और एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो ईशा हो सकता है कि उन सब साइकोलॉजिस्ट की अप्रोचेस में हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले, है ना। कोई ए मेथड अपना रहा होगा, कोई बी मेथड अपना रहा होगा, कोई सी अपना रहा होगा, कोई डी मेथड अपना रहा होगा, कोई ई अपना रहा होगा, कोई एफ अपना रहा होगा। ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट भतेरे मेथड्स अपनाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी सारे साइकोलॉजिस्ट के बीच में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी वो मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस या बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो ये वाला काम हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक वेरीफिएबल मैनर में करें। वेरीफिएबल मैनर का मतलब ये होता है ईशा, किसी भी चीज़ को जब आप वेरीफाई कर सको, उसकी पुष्टि कर सको। तो बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो हैं वो बात करते हैं, उनकी सेल्फ रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। और उनको उनका बेसिकली इंटरव्यू लेते हैं, वन टू वन, उनको कंफर्ट जोन में लेकर जाकर उनकी मन की बातें निकलवाते हैं, उनके साथ बिल्कुल दोस्ती का एक व्यवहार करते हुए दुनियादारी में जो भी लोग उनको ऑड फील करवा रहे थे या जिसकी वजह से ये पर्सन डिप्रेशन में चला गया, चली गई, साइकोलॉजिस्ट कोशिश यही करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को बेस्ट टू बेस्ट एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करें। अब साइकोलॉजी वैसे तो एक बहुत ही पुराना नॉलेज का डिसिप्लिन है, क्योंकि इंसानों ने कब से सोचना, समझना, एनालाइज करना शुरू करा, इसकी एग्जैक्ट डेट तो इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जो प्रॉपर हम जो नाम देते हैं जिसको साइकोलॉजी, हिंदी में जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान, तो ये काफ़ी एक यंग साइंस है। यानी कि एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एज कम्पेयर टू अदर साइंसेस, ये थोड़ी सी नए ज़माने की साइंस है। जब लोगों ने देखना शुरू करा कि नहीं भाई, मनोविज्ञान की, इंसानी माइंड को समझने की एक अलग फील्ड होनी चाहिए, और दुनिया में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई 1879 में। कहाँ पर? लिप्जिग। ईशा जानते हो लिप्जिग कहाँ पर है? यस, लिप्जिग है। लिप्जिग एक शहर है, कौन सी कंट्री में? जर्मनी में। और इस पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को कौन से पर्सन एस्टैब्लिश कर रहा था? इस पर्सन का नाम जानते हो क्या? शाबाश। इस पर्सन को हम वैसे कहते हैं, आप विलियम कह लो या फिर हम वैसे इनको कहते हैं विल हेल्म वुंड, WUNDT, ठीक है, विलियम वुंड। ओके, तो ये वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने, ये फोटो है, ये यहाँ पर ये विलियम वुंड बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये लिप्जिग के अंदर इन्होंने अपनी पहली जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है, मनोविज्ञान, इंसानी मनोविज्ञान को समझने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन एग्जैक्टली मनोविज्ञान, साइकोलॉजी किस प्रकार की विज्ञान की फील्ड है, किस प्रकार की साइंस है, ये स्टिल आज के ज़माने में भी एक मैटर ऑफ डिबेट है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त ज़माना आगे बीत रहा है, साइकोलॉजिस्ट अलग अलग चीज़ों को जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके सामने नए नए चैलेंजेस और नई नई केस स्टडी सामने आती हैं, जो कि रिसेंट टाइम्स में और भी ज़्यादा आने लगी है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जो है वो तेज़ गति से भाग रही है, जिसके साथ साथ लोग नए नए मनोवैज्ञानिक लेवल पर समस्याओं को फेस करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट के सामने नए नए केसेस आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है दुनिया भर में कि साइकोलॉजी मोर और लेस एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसलिए ये दूसरी साइंसेस से इसलिए अलग है क्योंकि इसका लेना देना ज़्यादातर इंसानों के साथ ही है, और वो भी इंसानों के माइंड के साथ है। हाँ, वो अलग बात है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर जब हम सोशल साइंसेस को कह रहे हैं तो ओनली ह्यूमन बींग्स। आगे चलकर, जैसा कि इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ईशा, याद होगा आपको, कि एनिमल साइकोलॉजी के बारे में भी बात होने लगी थी, राइट, और होती है। लेकिन ज़्यादातर ये फील्ड किसके साथ कनेक्टेड है? स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर माइंड, देयर साइकोलॉजी, देयर मेंटल प्रोसेसेस, देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर बिहेवियर, ठीक है। अब
जर्नल सी बात राइटर यहाँ पर आपको एक बोल रहा है कि ये हमारे लिए कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि सिर्फ दुनिया भर के देशों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी जो ये साइकोलॉजी है, जब से इसकी शुरुआत हुई है और जब से ये लॉन्च हुआ है सब्जेक्ट, तो ये एक इंटरेस्ट का विषय बन चुका है। ठीक है, ये एक साइंस की फील्ड में ही एक आप इसको कह सकते हो एक सब साइंस का फील्ड बन चुका है। और इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर बहुत सारे बच्चे जो छात्र होते हैं, जब वो इंसानी दिमाग को समझने में अपनी रुचि रखते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो वो इस डिसिप्लिन को परस्यू करते हैं। वो साइकोलॉजी ऑनर्स करना, ठीक है, या साइकोलॉजी के अंदर एमए करना वो पसंद करते हैं। बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से बैचलर्स इन साइंस, मास्टर इन साइंस की डिग्रीज लेते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। और राइटर यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि दो ऐसे इमर्जिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है, जो जिनका लेना देना है या फिर जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है साइकोलॉजी के साथ। और इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि ये जो दो इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी से ही बोरोड करे गए कंसेप्ट हैं और ये सेपरेट डिसिप्लिन बन गए। एक है न्यूरो साइंस। मैंने आपको बताया था ईशा, न्यूरो साइंस मतलब न्यूरॉन्स की स्टडी है ना। हम यहाँ पर ब्रेन्स को स्टडी करते हैं और ब्रेन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, हम उनको स्टडी करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि किसके ब्रेन का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो ये वाली जो डोमेन है मोर और लेस दे आर कनेक्टेड टू साइकोलॉजी ओनली। वो कैसे कनेक्टेड है ये हम जब आगे आगे लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे तब हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स की, मेंस की और ऑप्शनल की, तो आप हमारा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल में दोस्तों आप चाहो तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। वी टीच लॉ, वी टीच PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और अगर इस डिस्कशन की ये जो PDFs हैं अगर आपको ये अवेल करनी है तो व्हाट यू कैन डू इज़, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो आपको एक QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन कीजिए। For a particular chapter, you need to pay 21 rupees. Just complete the payment and send us a screenshot on this number by using either Telegram और WhatsApp, और हमारी टीम आपको ये डायरेक्टली जो PPTs की जो PDF है ये सेंड कर देगी। एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, एक पूरे चैप्टर के लिए आपको 21 रुपये देने, बार बार 21 रुपीज़ नहीं देने, आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, द प्राइस इज 21 रुपीज़। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के बारे में अगले लेक्चर में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।